अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का गलती से नाम मैंने जस्टिस ले दिया। जस्टिस तो वो रहा नहीं ना वो जस्टिस कहलाने के लायक है। उसे मिसकंडक्ट पर निकाला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 211 के तहत। और आप लोग इतनी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, मुझे बड़ी एहतियात रखनी पड़ती है, लेकिन फिलबदी बात करते हुए कोई चीज़ बात मुँह से निकल जाती है, दरगुजर कर दिया करे, माफ़ी दे दिया करे। इंसान आखिर ख़ता का पुतला है, गलती तो हो सकती है ना, तो ये गलती थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन व्हाट आई से आई मीन इट। शौकत सिद्दीकी, अज़ीज़ सिद्दीकी जज नहीं हैं और ना ही उन्हें को राइट है अपील दायर करने का। वो मैं तफसीलात आपके सामने रख चुका हूँ, दोबारा नहीं मैं रखूँगा। और अगली समाअत जो आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुई है, मैं चाहूँगा वो बात करने से पहले एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप मेरे दोस्तों ने शेयर किया है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कुछ हकायक हैं जो कुछ तो मैंने आपके सामने औरिया मकबूल जान के प्रोग्राम के हवाले से बता दिए थे। अब हारून रशीद साहब का जो तज्जिया है और जो कुछ हकायक इकट्ठे हुए हैं वो एज इट इज़ मैं आपके सामने, ये मेरा नहीं है, ये मेरी वीडियो बनाई है, मेरे दोस्तों ने शेयर की, तो मैंने मुनासिब समझा आप तक ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। मैंने कोशिश की है इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं वो कट मैंने कहा है वो निकाल दें, वो गैर ज़रूरी है। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं चाहता। पहले वो सुनिए। कहा जाता है कि अगर वकील बेईमान निकले तो आपका पूरा मुकदमा बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर जज बेईमान निकले तो वो पूरा मुआशरा बिगाड़ सकता है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की मिसाल ऐसे ही जजों में आती है। अब जबकि पीडीएम और मौलाना फजल रहमान अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद पाकिस्तान में इंतशार ना फैला सके, तो अब ये पिटे हुए सियासी मोहरे जुडिशरी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की एक और नाकाम कोशिश करने में मसरूफ हैं। अगर कटहरे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी खड़े हैं तो कल कोई भी जज जो इंसाफ करना चाहता है, कानून के रास्ते पर चलना चाहता है और इंडिपेंडेंटली फैसले करने चाहते हैं, वो सब जज कल कटहरे में खड़े होंगे। कहा जाता है कि एक मुंसिफ को ईमानदार और अहल होने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत तवाना होना चाहिए, उसकी नफ्सियाती सेहत बैलेंस्ड होनी चाहिए और उसका किसी भी सियासी या मजहबी जमात की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पर होनी चाहिए। वो ये इमोशनली अनबैलेंस आदमी है। जिन दोस्तों को ये नहीं पता उनकी इतला के लिए बताता चलूं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को करप्शन और ज़हनी तौर पर सियासी झुकाव रखने की पादाश में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज बनने के लिए नाअहल करार देकर घर भिजवा दिया था। लेकिन बेशर्मी की इंतहा यह है कि नाअहल करार देने के बावजूद अपना सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए दोबारा जज बनने के दरपे हैं। ये जमात इस्लामी के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं और इन्हें मुमताज कादरी ग्रुप कहा जाता है इस्लामाबाद। MMA के टिकट। इनके जाती किरदार का ये हाल है कि जब ये जज हुआ करते थे तो इनको बड़े बड़े सरकारी घर अच्छे लगते थे। यही वजह है कि बड़ा घर लेने के चक्कर में इन्होंने 3 घर बदल डाले और फिर आखिरकार जो घर पसंद आया उस पर कौमी खजाने से 1,66,00,000 रुपए सिर्फ उसकी तज़ीन और आराइश पर खर्च कर डाले। इस तरह कोई जज नहीं करता, इस तरह कोई फेडरल सेक्रेटरी भी नहीं करता, इस तरह कोई बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट भी नहीं करता। एक मकान लिया, वो पसंद नहीं आया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, उस पर 1,20,00,000 रुपए खर्च हुए। इतना ही नहीं बल्कि अपने जज होने का रोब डालकर सीडीए के तमाम उसूलों को बालाए ताक रखते हुए अपने करीबी दोस्त को पेट्रोल पंप का एनओसी भी दिलवा दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे शख्स को नाअहल कर चुकी है और उस शख्स के खिलाफ तमाम सबूत भी मौजूद हैं। उसने जो इल्जामात दूसरों पर लगाए वो इनको साबित भी ना कर सका, तो क्या ऐसा शख्स
दोबारा जज बनने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपील कर सकता है? क्या उसको ये आईनी हक हासिल है? ये सवाल भी बनता है। हम अपनी अदलिया से ये सवाल भी कर सकते हैं। जी, आपने अब असल हकायक सुन लिए, चेहरा देख लिया आपने। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई 5 मेंबर बेंच जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में, और वाकई हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल है सुहेल महमूद। और कल जो बातें की उन्होंने, वो जो रिकॉर्ड में चीज़ें लगाई, और फिर वो मरीम नवाज का बयान भी आपने सुन लिया इससे पहले प्रोग्राम में, जो वो बातें कर रही हैं वो बगावत के ज़ुमरे में आती हैं, सेडिशन के ज़ुमरे में आती हैं, और तौहीन अदालत भी है। जिस तरह वो एलोर कर रही हैं या जिस तरह तरगीब दे रही हैं उन चीज़ों को, किसी को तो एक्शन लेना है इस इशू पे। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से बाज़ अफसरान पर इल्ज़ामात लगाने की तरदीद करते हैं, और अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात मन गढ़त और बेबुनियाद और गुमराह कुन है। बात ख़त्म हो गई। जैसे शौकत सिद्दीकी ने कहा, उसका जवाब आ गया तो हमने बना लिया पता नहीं गवाही है, और मरियम ने कहा गवाही है। खुदारा किसी कानून के अच्छे तालिब इल्म बन जाएं, किसी स्कूल में दाखिला ले लें, आपको कानून समझाना शुरू कर दें, और आपको हमको गुमराह करती हैं। और इस पर बड़ी ज़बरदस्त बात है, आप ज़रा सुनिएगा। अपने मौक़िफ़ पर मैंने बयान अल्फ़ी पर मुश्तमिल जवाब जमा कराने की कोशिश की। बयान अल्फ़ी कहाँ है? अभी तो बयान अल्फ़ी भी रिकॉर्ड में जो गवाही की बात कर रही थी मरियम नवाज, वो खल्लास क्या रह गया? तो माफ़ी मांगनी चाहिए मरियम नवाज को आगे कौम के साथ, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। तो मेरे इजाफी दस्तावेज़ात रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिए। वो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 184(3) के अंदर हैं आप। ये जो बयान अलफी जो देना था, ये आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देना था। तो ये तो मिलाइन करने की कोशिश है ना, जो एक तरीका कार, एक तरीका वारदात से मिलाइन करने की कोशिश है। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना दी जानी चाहिए। अब बड़ी बात कल कही थी ना मैंने कि असल तो बात है आइन पे आर्टिकल 211 पे बात करें ना, तो आज यही हुई। अदालत ने जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने पूछा कि दरखास्त काबिल समात होने के हवाले से अपने दलाइल तो मुकम्मल कर लें, अपने दलाइल को आर्टिकल 211 के साथ कैसे जोड़ेंगे? जज को हटाने, अब ये जज को हटाने से पहले इंक्वायरी को लाजमी करार देने के हवाले से अपने मौके पर भी दलाइल दें। 3 समातें होने के बावजूद अभी तक दरखास्त को काबिल समात होने के हवाले से ही दलाइल सुन रहे हैं, और छुट्टियों में तमाम जजेस इस्लामाबाद में होने की गारंटी नहीं है। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो आगे जो बातें हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं। अब ये अब हामिद खान जो वकील हैं शौकत सिद्दीकी को कह लेंगे इंक्वायरी के बगैर रेफरेंस का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। भाई महज एक तकरीर तो इशू नहीं था, पहली समात पर ही ओपन इंक्वायरी की सदा कर दी थी। क्या काउंसिल ओपन इंक्वायरी कर सकती है? जस्टिस उमर अता बिंदयाल के बड़े वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स थे। कार्रवाई से पहले मुझे इंक्वायरी का ओपन इंक्वायरी का यकीन दिलाया गया था। ये आप कौन होते हैं आपको यकीन दिलाया गया था? पहले भी केस में ओपन इंक्वायरी हुई, मैं पेश हुआ था। काउंसिल ने तस्लीम हकायक की बुनियाद पर ओपन इंक्वायरी को मुनासिब नहीं समझा। यही मैं कल आपको कर रहा था कि तो एडमिटेड फैक्ट है। तकरीर उन्होंने की, उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। जिस तरह जैसे काजी फाजिल साहब में प्रॉपर्टीज की डिटेल को माना गया और ये नहीं कहा गया कि प्रॉपर्टीज में हमारी नहीं है, तो ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं सारे। इन पे कौन कानून शहादत पढ़ लें, सारे क्लियर हो जाएगी। काउंसिल ने तस्लीम हकायक की बुनियाद पर इंक्वायरी को मुनासिब नहीं समझा। आइन में इंक्वायरी का लफ्ज शामिल है तो इंक्वायरी को नजरदार नहीं किया जा सकता। जब एडमिटेड फैक्ट हैं, चीज़ें सारी हैं, उसमें ज़रूरत ही कोई नहीं है। और यहाँ अब आपके सामने पोजीशन सारी रख दी है, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी है। अब यहाँ शौकत सिद्दीकी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आपने ओहदे को नहीं समझा। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आपने अदलिया का दिफा करना है। और यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर है, आपने पहले तकरीर की, बाद में ख़त लिखा। अब यहाँ और ये क्यों कहा जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने?
انہوں نے کہا ایسے افسران کے رابطوں کے بارے میں تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھا. اب یہاں پر کیا کہا آپ نے؟ پہلے تقریر کی, خط بعد میں لکھا. جسٹس عمر طاہر بندیال نے شوکت عزیز صدیقی کے پشیمان ہونے کے لیے شعر پڑھنا چاہا, تو پھر شعر شوکت عزیز صدیقی خود کھڑے ہو گئے اور مرزا غالب کا وہ شعر سنا دیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا. کل تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. شوکت صدیقی کا کیس آپ کے سامنے کچھ نہیں بنتا, چہرہ بے نقاب ہو گیا. یہ اب آپ کے سامنے پوزیشن آ گئی ہے, آپ کے سامنے بتا دیا. کل 11:30 بجے سماعت ہوگی. ہم چلتے ہیں آگے. سپریم کورٹ کے اندر یہ جو 11 پاکستانی ہندو ہیں, قتل ہو گیا تھا انڈیا کے اندر. یہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے گئے تھے یا گئے تھے, اور واقعہ کو میں نے یقین دہانی کر دی. کیس نے نپٹا دیا کہ تحقیقات کر رہا ہے. پالیسی میٹر ہے, عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا. وزارت خارجہ کے مطابق معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ وفاقی وزیر خارجہ اس معاملے پر بات کریں. یہ وزیر درخواست گزار جو ہیں شرمتی مکھنی نے اپنا یہ معاملہ چھیڑا تھا. سید قلب حسن وکیل ہے ان کے. اس معاملے میں عدالت کیا کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا. جسٹس عمر طاہر بندیال کے سربراہی میں یہ بینچ چل رہا ہے. عدالت وفاق کو ہدایت جاری کرے, یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے, یہ پالیسی میٹر ہے, عدالت اس میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتی. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ان کا ایک بندہ غائب ہوتا ہے تو واویلا کرتے ہیں ہمارے 11 شہری قتل ہو گئے. ذرا یہ بتائیں نا سو کال ہماری ہیومن رائٹ تنظیموں کو, آسما جہانگیر یا ان سب لوگوں کو بتائیں کہ وہ ان کا کیس پاکستان میں لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس بات کو. حالات ایسے ہی دونوں ممالک میں کشیدگی مزید بڑھے گی. دفتر خارجہ اس معاملے پر معمول کی کارروائی کر رہا ہے. جسٹس عمر طاہر بندیال کے سارے 3 رکنی بینچ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور یہ آپ کے سامنے پوزیشن رکھ دی. عدالت نے معاملہ نپٹا دیا. اب بڑا مزار ایشو ہے صفدر عوان مریم نواز کے شوہر. چلے آمدن سے زائد ساسوں میں کہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی, اور جسٹس عالیہ نیلم اور شہباز رضوی کا مشتمل بینچ میں سماعت کی. وکیل ساتھ پیش ہوا, اسپیشل پروسیکیوٹر بھی پیش ہوئے. 10 مارچ کو طلبی کا نوٹس بھجوایا ہوا ہے, اور نیب سے زائد آمدن سے زائد ساسوں کا معاملہ پشاور میں بھی زیر التوا ہے, اور وہاں اب عبوری ضمانت دائر کر رکھی ہے. ایک ہی معاملے پر 2 صوبوں میں انکوائری نہیں ہو سکتی. سیاسی انکوائری, سیاسی انتقامی کیا مذاق ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. پولیس کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے بھی بھگت رہا ہوں. اب نیب کی انکوائری میں شامل ہونے کے لیے عبوری ضمانت دی جائے, یہ انہوں نے سامنے رکھا, اور 5 تاریخوں کے بعد بتایا کہ کیس کی ویریفیکیشن کی سٹیج پر ہے. نوٹس آیا فوراً ضمانت لینے آگے نا, اگر ضرورت پڑی تو صفدر کو بلایا جائے گا, اور گرفتار نہیں کرنا چاہتے اور یہ تعاون کرتے رہیں. اب یہیں سے اندازہ لگائیں. تو اب جب خود کہہ دیا نیب نے تو گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو بیوقوف سیاسی برادری کی بیوقوف کوشش کرتے ہیں نا. اور یہ پوزیشن آپ کے سامنے. ضمانت پھر میرا خیال ہے میرے تک جو اطلاع یہی ہے کہ واپس لے لی انہوں نے, جب ہے ہی نہیں ضمانت قبل از گرفتاری ہو تب ہونی ہے نا. اور بھی کافی ایشوز ہیں, بڑی لمبی بات ہو جائے گی, اس پہ پھر گفتگو کریں گے. پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.